हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। नॉलेज टीवी देसी ताऊ प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर का बैच, संघर्ष बैच, जो आपको एचएसएससी के सभी एग्जाम्स में, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में, बैंकिंग के किसी भी एग्जाम में, या फिर चंडीगढ़ पुलिस का कोई एग्जाम है जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर कंप्यूटर सेक्शन में अगर आप लोग अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 90% से अबव क्वेश्चंस को ठीक करना चाहते हैं, तो ये बैच आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बैच का नाम है संघर्ष बैच। केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है, उसके ऊपर आप लोगों को ये बैच मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको केटीडीटी प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप लोगों को जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन आप लोगों को सर्च करना, या फिर आप केटीडीटी भी सर्च करेंगे तो भी वहाँ पर आ जाएगा। ऐप डाउनलोड आप लोगों को करनी है। पेमेंट का लिंक एक्टिवेट हो गया है, बैच का लिंक एक्टिवेट हो गया है। कल 12 बजे तक 298 रुपीज़ आप लोगों के लिए ऑफर रखा गया है। उसके बाद ये जो बैच है ये 498 रुपीज़ का हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज़ कल इसकी फ़ीस जो है वो 498 हो जाएगी। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो यूट्यूब के ऊपर ही आ जाइए, यहीं पर मैं आप लोगों की कमेंट जो है वो लेने वाला हूं, क्योंकि आज हमारा ये दूसरा सेशन है, डेमो सेशन है, ठीक है। और लास्ट क्लास हमारी पहला डेमो सेशन हुआ था, जहां पर हमने हमारे बैच की फर्स्ट क्लास करी थी, जिसके अंदर हमने वर्किंग ऑफ कंप्यूटर को समझा था। कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, कंप्यूटर की आईपीओ साइकिल किस तरीके से काम करती है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो होता है उसकी पूरी प्रोसेस हमने समझी थी। एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में हमने समझा था, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी, कंप्यूटर की लिमिटेशंस हमने देखी थी। और इनके बाद लास्ट में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। आपका जो होमवर्क था बेसिकली, एक सेकेंड रुक जाइए। होमवर्क में हमने दिया था दोस्तों आप लोगों को एनवी रैम क्या होता है, इसके बारे में मैंने पूछा था। एनवी रैम, एनवी रैम का मतलब होता है दोस्तों नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि नॉर्मली जब हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये वो मेमोरी होती है जो हमारा डिवाइस होता है उसके अंदर जो भी एप्लीकेशंस करंट में चल रही होती हैं उनके निर्देशों को, उनके इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है हमारी ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये उनको टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर करके रखती है। अगर हम नॉर्मल रैम की बात करते हैं तो ये अस्थायी तौर पर भंडारण करती है हमारे उन निर्देशों का। लेकिन जब इसके आगे हम एनवी लगा देते हैं तो एनवी का मतलब हो जाता है नॉन वोलेटाइल, यानी कि नॉन वोलेटाइल रैम का ही एक टाइप है जो पावर अगर ऑफ हो जाती है आपके कंप्यूटर की, अगर पावर ऑफ हो जाती है तो डेटा सेव रहता है, डेटा सेव रहता है। लेकिन नॉर्मल रैम की जब हम बात करते हैं तो अगर हमारे सिस्टम की पावर ऑफ हो जाती है तो डेटा हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। यानी कि अगर आप अभी अपने मोबाइल के अंदर YouTube पे कोई गाना सुन रहे हैं, तो अगर आपका मोबाइल अचानक से बंद हो जाए तो दोबारा जब आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो आपका YouTube दोबारा ओपन आपको करना पड़ेगा, गाना दोबारा सर्च करना पड़ेगा और फिर दोबारा से आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो गाना आपको वहीं से चलता हुआ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप YouTube चलाते हैं तो YouTube एक एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर। जैसे ही आप YouTube को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो YouTube के जो इंस्ट्रक्शन हैं वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी रैम के अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए मोबाइल के हैंग होने की वजह यही होती है, जब आप एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस को खोल देते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपका मोबाइल जो है वो गर्म हो जाता है और स्लो हो जाता है। क्योंकि रैम कि लिमिटेड साइज़ होता है, 2 GB 4 GB 8 GB लिमिटेड साइज़ होता है, और वो उतने साइज़ के प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शंस को ही स्टोर कर सकती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन एनवी रैम एक एग्जांपल ऐसा है जहां पर हमारे पास एक रैम ऐसी भी है जो नॉन वोलेटाइल होती है, जो परमानेंट स्टोर करके रखती है हमारे इंस्ट्रक्शंस को। जिसको जब रोम को बनाया जाता है, रीड ओनली मेमोरी को बनाया जाता है, रोम को डिवाइस जब मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, उसी टाइम पर हमारी रोम बनाई जाती है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी हमारी बनाई जाती है, यानी कि इसके अंदर जो भी प्रोग्राम डाले गए हैं वो परमानेंट बेसिस पर डाले गए हैं। तो उसी में से हमारा निकला है ये एनवी रैम जो हमने कल किया था, ठीक है। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप लोग आ जाएं एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए सेशन को। सभी को गुड इवनिंग। ये क्लास आज होगी और कल होगी भाई यूट्यूब पे, उसके बाद ऐप पे स्टार्ट हो जाएगी क्लास।
कोर्स की फ़ीस कल 12 बजे तक 298 रुपये है, उसके बाद 498 रुपये हो जाएगी। चलिए, तो आज हम देखेंगे दोस्तों हमारे कंप्यूटर के इवोल्यूशन के बारे में, कंप्यूटर के विकास के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई। स्टार्टिंग जहाँ से हम करते हैं दोस्तों, जहाँ से बिल्कुल हमारी शुरुआत होती है, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको बताया गया है 2000 BC या 3000 BC। कई जगह पर चाइनीज़ लिखा होता है या कई जगह पर मेसोपोटामियंस लिखा होता है। चाइनीज़ या मेसोपोटामियंस जो थे, उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था, जिस डिवाइस को हम एबेकस के नाम से जानते हैं, जिस डिवाइस को हम एबेकस के नाम से जानते हैं। इन्होंने इस डिवाइस को बनाया था, और ये जो एबेकस है, इसको हम दोस्तों फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस यानी कि पहला गणना करने वाला उपकरण। ठीक है, पहला गणना करने वाला उपकरण। ये आपको बहुत सारे टीचर्स ने बताया होगा, बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि एबेकस जो था मेसोपोटामियंस ने 2000-3000 BC पूर्व 2000-3000 BC पूर्व बनाया था चाइनीज़ ने एबेकस, जिसको गणना करने के लिए वो लोग यूज़ करते थे, इसीलिए इसको पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो बोला जाता है। लेकिन आज एबेकस के बारे में आप कुछ अलग जानने वाले हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर भी जानने वाले हैं एबेकस के बारे में। ठीक है, सिर्फ इतनी ही लिमिटेड जानकारी के साथ हम इस एबेकस को नहीं ख़त्म करेंगे। इसके आगे की जानकारी जो आती है दोस्तों एबेकस के बारे में, ये जो एबेकस होता है ना दोस्तों, ये ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। ब्रेन डेवलपमेंट में आपने सुना होगा कि एबेकस का यूज़ जो है वो स्कूल्स के अंदर किया जाता है। स्कूल्स के अंदर किया जाता है, जो बच्चे होते हैं उनको एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाने के लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाने के लिए हम एबेकस का यूज़ करते हैं। ये जो एबेकस होता है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का होता है, या तो ये प्लास्टिक का हो सकता है या फिर ये लकड़ी का हो सकता है। इस एबेकस के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन होती है, बेसिकली वायर होती हैं बहुत सारी, ऐसे तार होती हैं। इन तारों के बीच में बीड्स होती हैं। तो एबेकस के अंदर दो चीज़ें हैं, एक बीड्स है हमारे पास और एक हमारे पास वायर्स हैं। वायर्स है हमारी तार, और बीड्स को कहते हैं दोस्तों मनके। ठीक है, ये मनके होते हैं और तार होते हैं, और इनके साथ हमारा ये एबेकस बना होता है बेसिकली। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक मनका है, 2, 3 और 4, और यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 और 4 मनके हैं, 3, 4। तो ये हमारा एबेकस होता है, या तो प्लास्टिक का हो सकता है या वुडन लकड़ी का हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये ब्रेन डेवलपमेंट में काम तो करता है, मस्तिष्क के विकास में काम तो करता है, ये दिमाग के विकास में काम तो करता है, लेकिन काम कैसे करता है? बेसिकली दोस्तों हमारा जो दिमाग होता है, मान लीजिए ये हमारा दिमाग है, ये 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है, जिसके अंदर एक हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, एक हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है, यानी कि ये अर्धगोला, बाएं हाथ की तरफ अर्धगोला और दाएं हाथ की तरफ अर्धगोला होता है। ये जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है और राइट हेमिस्फीयर होता है, लेफ्ट वाले में जब हम कोई भी कैलकुलेशन का काम करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, गणना से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या कोई भी हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिक्स का कोई भी काम हम कर रहे होते हैं, तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है माइंड का, वो हमारा एक्टिव होता है। वहीं पर जब हम
कोई क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, पेंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, कोई आर्टिस्टिक काम कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड का राइट हेमिस्फीयर जो होता है वो हमारे माइंड का एक्टिव रहता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे माइंड का जो होता है इसको दोस्तों हम डिजिटल ब्रेन कहते हैं, और ये जो राइट हेमिस्फीयर होता है इसको हम एनालॉग ब्रेन कहते हैं। डिजिटल ब्रेन कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर को, एनालॉग ब्रेन कहते हैं राइट हेमिस्फीयर को। लेफ्ट वाला कैलकुलेशन करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, तब हमारा एक्टिव रहता है। राइट साइड वाला क्रिएटिव काम करते हैं, हम कुछ पेंटिंग वगैरह करते हैं, कुछ कोई चीज़ बनाते हैं, या फिर हम कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं, नाटक मूवीज़ वगैरह से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो हमारी वो साइड एक्टिव रहती है। तो ये सेम दिमाग बच्चों में भी होता है। तो होता क्या है ना, इस एबेकस को बच्चे दोनों हाथों से यूज़ करेंगे। बच्चे अपना लेफ्ट हैंड का यूज़ भी करेंगे और बच्चे अपना राइट हैंड का यूज़ भी करेंगे। तो इसमें हमारे पास दो साइड होती हैं, एक ऊपर वाली साइड होती है और एक ये नीचे वाली साइड होती है। ये बीच में जो वायर होती है हमारे पास, ये जो वायर होती है ना, इसको दोस्तों हम रिजल्ट वायर कहते हैं, या तो रिजल्ट वायर कह सकते हो या फिर इसको आप फॉर्मूला वायर भी कह सकते हो। रिजल्ट वायर जो हमें रिजल्ट देती है बेसिकली। नीचे वाले मन के और ऊपर वाले मन के जो हैं, ये रिजल्ट वायर जो होती है इसी से अलग अलग होते हैं। अब ये काम कैसे करता है वो देखते हैं हम। मान लीजिए आप ये वाला जो मनका है ये आप लोग लेके गए और आपने इसको टच कर दिया, इस वायर को टच कर दिया, तो ये मनका यहां से हटके कहां आ जाएगा, जो दूसरी इमेज हमारी बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये एबेकस बेसिकली काम करता कैसे है। तो ये ऊपर वाला जो मनका है उसको भी यहीं रहने देते हैं। तो पहले नंबर पर हमने जो ये मनका है ये हम लेकर गए और हमने रिजल्ट वाली वायर के साथ टच कर दिया, तो हमारा जो दृश्य होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। दूसरे नंबर पे हम जो ये दूसरी वाली मनकी थी, बीड थी, इसको भी लेकर गए और इसको भी हमने टच कर दिया। तो ये जो पहला मनका हम लेकर गए हैं ऊपर की तरफ, इसका मतलब हो गया कि हम एक नंबर की कैलकुलेशन कर चुके हैं। ये पहला मनका रिप्रेजेंट करता है एक को। दूसरा मनका आया है, यानी कि अब टोटल कितना हो गया है, 2 हो गया है। टोटल मतलब एडिशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं। एबेकस के अंदर जमा कैसे होता है, एक मनके को ऊपर किया है यानी कि एक, दूसरे मनके को ऊपर किया है यानी कि टोटल 2 हो चुका है, तीसरा चौथा, ऐसे ही चारों मनकों को जब ऊपर की तरफ कर दोगे नीचे से, तो टोटल हमारे पास निकल के आता है 4 नंबर। टोटल निकल के आता है हमारे पास 4 नंबर। अब ये जो ऊपर वाला मनका होता है ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, और ये ऊपर वाला मनका 5 को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो ऊपर वाला मनका है अगर इसको भी नीचे ले आए तो इमेज कुछ ऐसी बनेगी। ये वाले जो पहले अलग अलग थे, इस फॉर्मूला लाइन से नीचे और ऊपर थे, जब इनको मिला देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 नीचे था और ये ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर वाले का मतलब, अब ये ऊपर वाला जब नीचे आ गया है तो अगर इन चारों को आप दोबारा से नीचे कर दोगे तो भी टोटल आपका कितना रहेगा, 5 रहेगा। तीसरी इमेज कैसी बन सकती है हमारी, अब हम जो नीचे वाले 4 को ऊपर लेकर गए थे उन चारों को हमने क्या कर दिया है, वापस से नीचे कर दिया है, और ऊपर वाला मन का एक नीचे आ गया है। इसका मतलब है कि टोटल कितना हो गया है, 5 हो गया है। ठीक है, इसका मतलब अंडरस्टैंड होगा बच्चा, जब पहले इसको ले गया 1 2 3 4, फिर उसको लेकर आया 5, तो अब इनको नीचे भी कर देगा, इसका मतलब कैलकुलेशन हमारी 5 हो चुकी है। अब अगर छठे नंबर पे जाना है तो दोबारा से क्या करोगे, ये इधर आ रहा है 5 नंबर वाला, छठे पर जाना है तो नीचे से एक बीट को और ऊपर, 6 7 8 और 9, तो ये चारों फिर से ऊपर जब हो जाएंगी और ये भी ऊपर रहेगी, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। बेसिकली ये जो नीचे वाली हमारी लाइन होती है ना, ये पहली लाइन जो होती है एबेकस की, ये जीरोस को फॉलो करती है, फिर वंस को फॉलो करती है, फिर टेंस को फॉलो करती है, फिर हंड्रेड्स को फॉलो करती है। इस तरीके से ये हमारी चलती है, 0 10 हंड्रेड्स थाउजेंड्स, इस तरीके से चलती है। तो कई बार बच्चों को अगर 2 डिजिट की संख्या दे दी जाती है एबेकस के अंदर, मान लीजिए उनको 55 वहां पर दर्शाना होता है, तो 55 वो किस तरीके से दर्शा सकते हैं, 5 और 5 करके वो 55 दर्शा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो एबेकस होता है हमारा, ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में काम करता है, दिमाग के विकास में काम करता है। सिर्फ इतना जान लेना कि एबेकस पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, मेसोपोटामियंस ने 2000 में इसको डेवलप किया था, कैलकुलेटिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था, इतना काफ़ी नहीं है। ठीक है, बढ़ते कंपटीशन में आप लोगों को ये बातें भी जाननी पड़ेंगी कि हमारे, अब बच्चा जब इस एबेकस को लेफ्ट हैंड से यूज़ करता है,
जब बच्चा एबेकस को अपने लेफ्ट हैंड से यूज करता है तो उसका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है, और जब वो राइट हैंड से एबेकस का यूज करता है तो उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है, यानी कि कैलकुलेशन और अर्थमेटिक से जुड़ा हुआ उसका माइंड जो है वो एक्टिव रहता है। तो इसलिए ज़्यादातर इसमें राइट हैंड का ज़्यादा यूज़ किया जाता है बच्चों के द्वारा, इसलिए उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर जो कैलकुलेशन और अर्थमेटिक वाला पार्ट है बच्चों का वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइए यहाँ तक आप लोगों को एबेकस के बारे में समझ में आया और कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला। सब कुछ क्लियर है यहाँ पर, मैं अपने मोबाइल में देख पा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर है सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ क्लियर ना हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक वर्ड आता है दोस्तों, डाइसलेक्सिक। डाइसलेक्सिक, ये डाइसलेक्सिक दोस्तों एक बीमारी का नाम है, बीमारी नहीं तो एक कमजोरी का नाम है जो छोटे बच्चों के अंदर होती है। जिन बच्चों को देखने में कह रहा हूँ, जिन बच्चों को बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो हाथ को टच करके यानी कि चीज़ों को टच करके फील करके सीख पाते हैं, उनको उनके ब्रेन डेवलपमेंट में ये एबेकस जो है ये काफ़ी हेल्प करता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, डायस्लेक्सिक्स के से शिकार जो बच्चे होते हैं उनकी भी ये एबेकस जो है हेल्प करता है, उनके ब्रेन को डेवलप करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो याद रह जाएगा एबेकस जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो पहले के जो लोग थे जिनको हम प्रिमिटिव पीपल भी बोलते हैं, पुराने टाइम के जो हमारे लोग होते थे उनको हम प्रिमिटिव पीपल भी बोलते हैं। ये प्रिमिटिव पीपल या तो किसका यूज़ करते थे, स्टिक्स वगैरह का यूज़ करते थे, लकड़ियों का यूज़ करते थे, या फिर ये सैंड का यूज़ करते थे, रेत वगैरह का यूज़ करते थे, ये टॉयज़ का यूज़ करते थे, ठीक है, उंगलियों का यूज़ करते थे, पत्थरों का यूज़ करते थे। इन चीज़ों का ये यूज़ करते थे क्या करने के लिए, गणना करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान का डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे उसने क्या किया, 3000 बीसी साल पहले, 2000 बीसी साल पहले चाइनीज़ ने क्या किया, एबेकस का आविष्कार किया, जिसको पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बोला गया। वो जो एबेकस है वो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में भी हमारी हेल्प करता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए उसका यूज़ किया जाता था और आज भी उसका यूज़ किया जाता है स्कूल्स के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब वो माइंड के लेफ्ट हेमिस्फीयर की भी हेल्प करता है, राइट हेमिस्फीयर की भी हेल्प करता है, डिपेंड करता है आप उसको लेफ्ट हैंड से यूज़ कर रहे हो या राइट हैंड से यूज़ कर रहे हो। उसके अंदर बीट्स होते हैं, मनके होते हैं, वायर्स होती हैं, जिनकी मदद से आप उसके अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हो, वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। अब इसके अलावा क्या इसके अंदर हो सकता है, कुछ टाइप्स होते हैं एबेकस के, टाइप्स ऑफ एबेकस। एबेकस के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, कितने कितने एबेकस के प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है दोस्तों डस्ट एबेकस। डस्ट एबेकस, जहां पर डस्ट एबेकस जब यूज हुआ करता था तो वहां पर बेसिकली सैंड टेबल का यूज किया जाता था, यानी कि एक टेबल होती थी, ठीक है, उस टेबल के ऊपर रेत डाल दिया जाता था और फिर उसके ऊपर लाइनिंग करके वहां पर कैलकुलेशन की जाती थी। उसके बाद उन्होंने बनाया दोस्तों लाइन एबेकस। अब ये जो लाइन एबेकस था इस टाइम पर जो है ये एक मार्बल होता था बड़ा सा, उसके ऊपर लाइनिंग करके वो कैलकुलेशन किया करते थे। तो टाइप्स ऑफ एबेकस के अंदर मेनली दो टाइप हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक डस्ट एबेकस होता है और एक हमारे पास लाइन एबेकस होता है। तो ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सभी को गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो एबेकस के बारे में आई थिंक इतना बहुत है, ठीक है। चलो, अब जैसे ही एबेकस से लोग गणनाएं कर रहे थे, धीरे धीरे समय बीता और समय आया 1617 ईस्वी का। समय कौन सा आया है, 1617 ईस्वी का समय आया है, जहां पर हमारे पास नेपियर बोन्स नाम का डिवाइस आया, जिसने हमें आइडिया ऑफ लोगैरिथम दिया। किस चीज का आइडिया दिया हमें, लोगैरिथम का आइडिया दिया।
लोगैरिथम का आइडिया दिया। नेपियर बोन्स ने 1617 में हमें क्या दिया दोस्तों? लोगैरिथम का आइडिया दिया, नेपियर बोन्स। और जॉन नेपियर ने बेसिकली हमें ये दिया था। किसने दिया था? नाम है दोस्तों जॉन नेपियर। इन्होंने देखा कि एबेकस का यूज करके लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर पा रहे हैं, या तो जमा कर पा रहे हैं या फिर घटा कर पा रहे हैं। तो ये लेकर आए हमारे लिए नेपियर बोन्स। बोन्स का मतलब क्या होता है? बोन्स का मतलब होता है दोस्तों हड्डी। यानी कि ये जो चीज़ लेकर आए थे वो कुछ ऐसी होती थी, ऐसी दो आप कह सकते हैं इस तरीके से, जिसके ऊपर 1 2 और ऐसे 9 तक गिनतियाँ लिखी हुई थी, 0 से लेकर 9 तक गिनतियाँ लिखी हुई थी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों की उसके ऊपर गिनतियाँ लिखी होती थी और उनको यूज़ करके उसमें गणना की जाती थी। तो वहाँ पर जो काम होता था उसके अंदर इन्होंने क्या किया? जमा और घटा के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इन्होंने ऐड कर दी। जॉन नेपियर बोन्स लेकर आए 1617 में, जिसमें इन्होंने आइडिया ऑफ लोगैरिथम दिया। ठीक है, लोगैरिथम का आइडिया के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि नेपियर बोन्स के अंदर ये प्लस और माइनस के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हम कर सकते थे। दूसरे नंबर पर नेपियर बोन्स हमारे पास आता है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका 1642 ईस्वी का समय, जहां पर पैस्केलाइन नाम का डिवाइस हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है। ब्लेज पास्कल का नाम आप सभी ने सुना होगा। ब्लेज पास्कल, जिन्होंने पैस्केलाइन को बनाया था, ब्लेज पास्कल पैस्केलाइन लेकर आए 1642 ईस्वी में। इस पैस्केलाइन के अंदर जमा घटा गुणा भाग तो होता ही होता था, लेकिन इसकी सबसे पहली खासियत क्या थी? कैरी फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी। कैरी फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमारे पास एक बार जो रिजल्ट आता है उसको आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। एक तो मेरे पास अगर कोई चीज़ है उसके अंदर कुछ भी रिजल्ट आया है वो मेरे तक सीमित है, और एक मेरे पास ऐसी मशीन है जिसमें जो भी रिजल्ट आया है उसको मैं किसी के साथ आगे फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ और साथ अपने लेकर भी जा सकता हूँ। तो वो कॉन्सेप्ट जो है कैरी फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है वो कौन लेकर आए थे? ब्लेज पास्कल 1642 में पैस्केलाइन के थ्रू लेकर आए थे। दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना होता है कि ये जो पैस्केलाइन था ये काम करता था क्लॉक वर्क मैकेनिज्म प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता था। यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये घड़ी के सिद्धांत पर काम करता था। घड़ी के सिद्धांत का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये घड़ी की तरह काम करेगा। यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो हमारी घड़ी होती है, हमारे नॉर्मल घरों में जो घड़ी होती है वो क्लॉकवाइज घूमती है ना, या तो वो क्लॉकवाइज होती है घड़ी, या फिर हम दूसरा पढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। तो जो ये पैस्केलाइन था ये कुछ ऐसी मशीन होती थी दोस्तों, कुछ इस तरीके से मशीन होती थी जिसके ऊपर ऐसे ये गोल गोल लगे होते थे। ठीक है, और ये गोल गोल क्या करते थे? रोटेट करते थे। ये गोल गोल घूमते थे और ये घड़ी की दिशा में घूमते थे। और जैसे ही ये पहले वाला गोल धारा जो ऊपर एक रोटेशन पूरी करेगा इसका मतलब होगा 1, फिर अगला ऊपर पूरी रोटेशन पूरी करेगा फिर होगा 2। इस तरीके से इसके अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन का काम जो है वो होता था। इसीलिए पैस्केलाइन को बोला गया है कि पैस्केलाइन जो है वो क्लॉक वर्क मैकेनिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता था। दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये जो पैस्केलाइन है ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो अच्छे से कर पाता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, गुणा भाग करने में काफ़ी दिक्कत आती थी। तो हमारे पास एक नाम आता है लेबनीज। हमारे पास एक नाम आता है लेबनीज। लेबनीज ने बनाया 1673 के अंदर लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज ने 1673 के अंदर क्या बनाया? लेबनीज कैलकुलेटर बनाया। और इसने बेसिकली क्या किया था, इस पैस्केलाइन के अंदर ही कुछ और नई चीजें, और नई टेक्नोलॉजी को ऐड करके इसने क्या बनाया? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लायक भी इसने इसको बना दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है दोस्तों पैस्केलाइन, जिसके अंदर कैरी फॉरवर्ड करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास होती थी। क्लॉक वर्क मैकेनिज्म के प्रिंसिपल पर वो काम करता था, घड़ी के सिद्धांत पर काम करता था। उसके बाद आया लेबनीज कैलकुलेटर 1673 के अंदर, जिसमें प्लस माइनस के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हम लोग कर सकते थे। यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है दोस्तों एक डिफरेंस इंजन और एक हमारे पास आता है एनालिटिकल इंजन।
डिफरेंस इंजन कई किताबों में 1822 1833 दिया हुआ है, इसको एनालिटिकल इंजन को 1842 1837 दिया हुआ है। तो डेट के ऊपर हमें नहीं जाना, हमें ये समझना है कि ये जो डिफरेंस इंजन है और ये एनालिटिकल इंजन है, इन दोनों चीज़ों को किसने बनाया है दोस्तों? CHARLES, चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। चार्ल्स बेबेज वही है दोस्तों जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आ जाए तो आंसर चार्ल्स बेबेज करोगे, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस पूछे ना तो एलन ट्यूरिंग आएगा, ये याद रख लेना, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग करोगे आंसर, कंफ्यूज नहीं होना है। कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर साइंस में क्या फ़र्क होता है? कंप्यूटर एक उपकरण है, एक मशीन है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी मशीन के बारे में पढ़ना, इसी के उपकरणों के बारे में पढ़ना, जो पढ़ाई हम करते हैं उसको कंप्यूटर साइंस कहते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के फादर पूछे जो एलन ट्यूरिंग, और फादर ऑफ कंप्यूटर पूछे तो चार्ल्स बेबेज आएगा। अब चार्ल्स बेबेज जी भाई साहब क्या किया इन्होंने, 1600 आप चाहे 1822 कर लीजिए, 1842 22-42 को कनेक्ट कर लीजिए, चाहे 33-37 को कनेक्ट कर लीजिए, आसपास का ही टाइम है, ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ ही सालों का इसके अंदर फर्क है। बट अगर ज़्यादातर माना जाए तो 1822 और 1842 को मानकर चलना। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 37 और 33 मत रखना, कई जगह पर 33-37 भी दिया हुआ है और कई जगह पर 22 और 42 भी दिया हुआ है। 22-42 आपका एनसीईआरटी के हिसाब से दिया हुआ है, तो मैं कहूँगा 22 और 42 को मानिए। प्राइवेट पब्लिकेशंस के अंदर 33 और 37 भी कई जगह दिया हुआ, उसको मत मानना। तो हुआ क्या दोस्तों, ये जो हमारे चार्ल्स बेबेज भाई साहब थे, ये लेकर आए, सबसे पहले क्या लेकर आए, ये डिफरेंस इंजन लेकर आए। एक ब्रिटिश के मैथमेटिशियन थे ये, ठीक है। और ये जो डिफरेंस इंजन ये लेकर आए थे ना, इसके अंदर खास बात क्या थी कि ये डिफरेंस इंजन ना ये भाप से चलता था, भाप से चलता था। भाप से चलकर ये क्या करता था, भाप से चलकर ये कैलकुलेशन करता था भाई। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया 1822 में, जो भाप से चलता था और भाप से चलकर क्या करता था, हमें ये कैलकुलेशन कर ये दे देता था। उसके बाद बात आती है 1842 में एनालिटिकल इंजन की, और ये जो एनालिटिकल इंजन है, ये जो एनालिटिकल इंजन है, इसके अंदर हम पंच कार्ड्स का यूज किया करते थे। पंच कार्ड्स का यूज किया करते थे, क्या करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, निर्देशों को स्टोर करने के लिए। कार्ड होता था, उसके अंदर पंच किया जाता था अपने निर्देशों को, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। इसके लिए हम किसका यूज करते थे, पंच कार्ड्स का। तो पूछा जाए पंच कार्ड्स का प्रयोग कहाँ होता था, तो एनालिटिकल इंजन के अंदर किसका यूज होता था, पंच कार्ड्स का यूज होता था। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग सभी को। और ये जो हमारा एनालिटिकल इंजन है ना दोस्तों, इसी को संसार का सबसे पहला कंप्यूटर भी माना गया है, ये बात याद रखनी है। संसार का सबसे पहला कंप्यूटर किसे माना गया है, संसार का सबसे पहला कंप्यूटर किसे माना गया है, हमारे एनालिटिकल इंजन को माना गया है। अब ये जो चार्ल्स बेबेज लेकर आए हमारे लिए डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, तो उस टाइम पर कंप्यूटर्स के अंदर एक सुविधा नहीं होती थी, कंप्यूटर्स के अंदर प्रोग्राम नहीं डाले जाते थे। वहां पर इंट्रोड्यूस होता है हमारे पास एक नाम, जिस नाम को कहा जाता है लेडी एडा अगस्ता। लेडी एडा अगस्ता नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये इनको माना जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर। फर्स्ट प्रोग्रामर जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर क्या डाला, पहला प्रोग्राम डाला। लेडी अगस्ता का नाम याद रख लीजिएगा, लेडी एडा अगस्ता, जिन्होंने पहला प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर डाला था। दुनिया का पहला प्रोग्रामर भी इनको कहा जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो ये लेडी अगस्ता है, इनको बाइनरी सिस्टम का जनक भी कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम यानी कि 2 अंकों की प्रणाली का जनक भी इनको कहा जाता है। लेडी एडा अगस्ता को 2 अक्षरों की या 2
नंबरों की जो श्रेणी है, बाइनरी श्रेणी है, उसका जनक भी लेडी अडा अगस्ता को ही कहा जाता है। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि डिफरेंस इंजन 1822, एनालिटिकल इंजन 1842 चार्ल्स बेबेज ने बनाया, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। डिफरेंस इंजन हमारा भाप से चलता था, कैलकुलेशन करके देता था। एनालिटिकल इंजन हमें क्या करता था, पंच कार्ड्स का यूज करते थे हम एनालिटिकल इंजन पे। संसार का पहला कंप्यूटर भी एनालिटिकल इंजन को ही माना गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, इसके अंदर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस पूछा जाए तो एलन ट्यूरिंग आंसर करोगे, और लेडी अगा अगस्ता जिनको पहला प्रोग्रामर माना गया है, जिन्होंने पहली बार क्या किया था, प्रोग्राम किया था कंप्यूटर के अंदर। बताओ यहां तक अगर चीजें क्लियर हैं तो फिर हम आगे चलें, आगे देखें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। जी चलिए, और बीच बीच में शेयर जरूर कर दें सेशन को अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद हमारे पास आएगा दोस्तों, हमारे पास जैक्वार्ड्स का लूम आया। जैक्वार्ड्स लूम कहते हैं इसको, ठीक है, जैक्वार्ड्स लूम। ये क्या लेकर आए, ऑटोमेटिक वेविंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए। ये जो वेविंग शब्द है, वेविंग, ये वेविंग शब्द दोस्तों कॉटन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, कॉटन से जुड़ा हुआ है, रुई से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है जो कॉटन की खेती होती है, उस खेती के अंदर जो पौधा होता है, उस पौधे के ऊपर पहले फूल आता है, और फिर वो फूल फटके जो है उसके अंदर से कॉटन निकलती है। तो पुराने टाइम पर क्या होता था, वो कॉटन जो होती थी उसको मैनुअल हटाया जाता था, यानी कि हाथ से काम करके उस कॉटन को जो है निकाला जाता था। तो पहले मैनुअल काम होता था। ये मशीन ऐसी लेकर आए थे, कौन, जैक्वार्ड्स लूम ऐसी मशीन लेकर आए थे। जैक्वार्ड्स लूम मशीन का नाम है बेसिकली, जैक्वार्ड्स लेकर आए थे, जहां पर इनका जो मशीन थी वो ऑटोमेटिक वेविंग में लोगों की हेल्प करने लगी, यानी कि कॉटन को ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा अब अलग किया जा सकता था। साथ ही साथ इनके पास, इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट आया उसको कहते हैं स्टोर एंड रिट्रीविंग कॉन्सेप्ट। स्टोर का मतलब होता है भंडारण। ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आए, वहां पर आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो, और फिर रिट्रीव कर सकते हो। रिट्रीव का मतलब होता है डेटा को लेना, रिट्रीव का मतलब फैच, लेना, ठीक है। इसका मतलब एक्सेस, एक्सेस का मतलब भी क्या होता है, आप एक्सेस कर रहे हो किसी चीज को। तो हमारे पास जैक्वार्ड्स लूम आए जो ऑटोमेटिक वेविंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए। यहां पर क्वेश्चन आता है ऑटोमेटिक वेविंग की शुरुआत किसके साथ हुई, तो जैक्वार्ड्स लूम के साथ हुई। दूसरा क्वेश्चन आता है स्टोर और रिट्रीविंग कॉन्सेप्ट पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया, तो जैक्वार्ड्स लूम इंट्रोड्यूस किया। स्टोर और रिट्रीविंग कॉन्सेप्ट, भंडारण कर सकते हो डेटा का और उस डेटा को आप रिट्रीव भी कर सकते हो। इसके साथ कौन से नाम को याद रखोगे, जैक्वार्ड्स लूम के नाम को इसके साथ हमें याद रखना है, ठीक है। चलो, इसके बाद आती है बात दोस्तों मार्क वन। मार्क वन की बात याद आती है, और 1944 में मार्क वन इंट्रोड्यूस होता है। एक नाम याद रखना है आपको, हावर्ड एकिन। हावर्ड एकिन नाम याद रखना है, और एक नाम याद रखना है IBM, जिसको हम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जानते हैं हम IBM को। हावर्ड एकिन ने IBM के साथ मिलकर क्या बनाया दोस्तों, मार्क वन बनाया। मार्क वन बनाया तो इसका सबसे बेस्ट फीचर क्या था कि ये सबसे पहला ऑपरेशनल जनरल पर्पस कंप्यूटर था। सबसे पहला ऑपरेशनल जनरल पर्पस कंप्यूटर था। कंप्यूटर की दुनिया में जहां पर भी आपको जनरल पर्पस शब्द लिखा हुआ दिखे, जनरल पर्पस का मतलब होता है आम तौर पर प्रयोग होने वाला, और आम तौर पर प्रयोग अगर कोई चीज होगी उसको आम लोग ही यूज करेंगे, यानी कि नॉर्मल लोग इसका यूज कर सकते थे। तो पहला ऑपरेशनल जनरल पर्पस कंप्यूटर जिसको हम मार्क वन कहते हैं। दूसरा एग्जीक्यूशन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना
इंसान इसके अंदर अगर एक बार आपने इसके अंदर कोई इनपुट दे दिया, उसके बाद इंसान को दोबारा इसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन कर सकता था। तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन भी यहाँ पर शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन करने का मतलब या एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है हमारा कंप्यूटर जब काम करता है। अगर आप कोई कोड लिखते हैं, कोड को लिखने के बाद उसको उसके अंदर सेव करते हैं, तो कंप्यूटर उस कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसके ऊपर काम करेगा और फिर हमें रिजल्ट निकाल कर देगा। तो बिना मानव का हस्तक्षेप हुए, बिना ही रिजल्ट देने की जो ताकत थी वो हमारे किसके अंदर थी, मार्क 1 के अंदर थी। किसके अंदर थी भाई, मार्क 1 के अंदर थी। ठीक है, वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर की संज्ञा भी इसको दी गई है। वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर क्या नाम है, मार्क 1 नाम है। यह भी पूछा जाता है संसार का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, उसका नाम क्या है, मार्क 1 संसार का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। ठीक है, किसने बनाया था, हावर्ड एकिन ने आईबीएम के साथ मिलकर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के साथ मिलकर मार्क 1 को बनाया था, जिसको संसार का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट मिलता है हमें। फर्स्ट जनरल पर्पस ऑपरेशनल कंप्यूटर था ये, दूसरा बिना ह्यूमन की इंटरवेंशन के इसके अंदर एग्जीक्यूशन हो सकता था। ये बातें आप लोगों को किसके बारे में याद रखनी है, मार्क 1 के बारे में याद रखनी है। कोर्स लेने के लिए आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करनी है। KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करनी है, वहां से आप कोर्स ले सकते हैं। या फिर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पिन की हुई है नॉलेज टीवी देसी ताऊ की तरफ से, उस कमेंट के अंदर जो है वो KTDT ऐप का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है KTDT ऐप का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और कंप्यूटर स्पेशल कोर्स संघर्ष बैच बाय वीरेंद्र सर वहां पर देखिए और उसको आप लोग ले सकते हैं। कल 12 बजे तक इसकी फीस 298 रुपीज़ रहेगी, उसके बाद 498 रुपये हो जाएगी, तो जल्दी कर लीजिए और इसको आप ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ENIAC की। किसकी बात करेंगे हम, ENIAC की, जिसको हम ENIAC भी आप लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ENIAC भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके साथ नाम याद रखना है आपको। JP एकर्ट का नाम याद रखना है और जॉन मोचले का नाम याद रखना है। जॉन मोचले का नाम याद रखना है। इन दोनों ने मिलकर हमें क्या दिया है, ENIAC दिया है। ये पूरा का पूरा क्या है, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बिजली से चलने वाला संपूर्णतया डिजिटल कंप्यूटर जो है वो हमारा ENIAC होता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक भी कह सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर JP एकर्ट और जॉन मुचले ने मिलकर बनाया, जिसको हम फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी हम इसको क्या कहते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, और डेट याद रख लेना, 1946 के अंदर ये आया था। अब जैसे ही ENIAC हमारे पास आता है, वैसे ही हमारे पास दोस्तों क्या आता है, हमारे पास इसके बाद EDVAC आ जाता है। ENIAC के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, EDVAC आ जाता है, EDVAC आ जाता है हमारे पास। और ये जो हमारे पास EDVAC आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हमारे EDVAC का नाम है। ठीक है, ये बेसिकली क्या आया कि जो हमारा ENIAC था,
इलेक्ट्रिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर से हम काम तो कर पा रहे थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर में जब हमें काम करना होता है तो कंप्यूटर के अंदर हमें क्या करना होता है, प्रोग्राम बनाने होते हैं, या इन प्रोग्राम्स को स्टोर करना होता है, संग्रहण करना होता है, भंडारण करना होता है प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के अंदर, या हमारे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना होता है। तो जो ENIAC था, इलेक्ट्रिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, उसके अंदर हम प्रोग्राम्स को स्टोर नहीं कर पा रहे थे, और ताकि हम प्रोग्राम्स को स्टोर कर पाएं, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट HSSC में पूछा गया सवाल है कि ये जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है ये कौन लेकर आया था, तो आंसर करेंगे हम जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन वो इंसान हैं जो ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। इनका कहना था कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हमें जब भी आउटपुट चाहिए होता है हम तभी इनपुट देते हैं, लेकिन क्या हम एक साथ उसके अंदर इनपुट नहीं दे सकते, ताकि एक साथ इनपुट दें और हमें बार बार उसका आउटपुट जो है हमें मिलता रहे। ठीक है, ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने मशीन बनाई जिसके अंदर ये सोच रहे थे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स को ये स्टोर कर देंगे और फिर एक साथ इन्हें जो है वो रिजल्ट मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारी लिमिटेशंस जो हैं इस चीज़ में आई, बहुत सारी खामियां इस चीज़ के अंदर आई, लिमिटेशंस आई, और ये जो खामियां आई इन्हीं लिमिटेशंस को जॉन वॉन न्यूमैन लेकर आए थे न्यूमैन आर्किटेक्चर। न्यूमैन आर्किटेक्चर लेकर आए थे, और ये जो न्यूमैन आर्किटेक्चर है इसके अंदर बहुत सारी खामियां थी, और ये जितनी भी खामियां थी ना, इन खामियों को बोला गया, क्या बोला गया, वॉन न्यूमैन बोटलनेक। याद रखिएगा, जॉन वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। ये चाहते थे कंप्यूटर के अंदर एक साथ हम प्रोग्राम्स को स्टोर करें और बार बार फिर हमें रिजल्ट मिलता रहे, ताकि बार बार हमें इनपुट ना देना पड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारी लिमिटेशंस आई, बहुत सारी कमियां आई, और उन्हीं कमियों को क्या बोलते हैं, जॉन वॉन न्यूमैन बोटलनेक बोलते हैं। और जो स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है वो ये लेकर आए थे, उसको न्यूमैन आर्किटेक्चर कहा जाता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी उसको हम कहते हैं। जो ENIAC था, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, उसके अंदर और चीजें ऐड करनी थी, प्रोग्राम स्टोर करवाने थे। उसके लिए हमारे पास फिर बाद में आता है EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आता है। क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आता है। ये एज इट इज PDF जो है ये एप्लीकेशन के ऊपर डाल दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स कोर्स ले चुके हैं उनको ये एज इट इज PDF मिल जाएगी, जहां से फिर आप इसके खुद से नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर आप इस PDF से भी पढ़ सकते हैं, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। और जो MCQs हम करेंगे उसकी PDF भी कोशिश रहेगी आप लोगों को दे दी जाए। अब ये जो वॉन न्यूमैन है, वैन न्यूमैन भी कह देते हैं, वॉन न्यूमैन भी कह देते हैं, इनको आप कई किताबों में वैन न्यूमैन भी लिखा हुआ है, NCERT के अंदर वॉन न्यूमैन लिखा हुआ है, तो हम NCERT को मानेंगे। वॉन न्यूमैन, इन्होंने क्या किया, जो डेटा है, डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स, कच्चे तथ्य, डेटा को और हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारे निर्देशों को, हमारे निर्देश या फिर जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको एक साथ किया, और एक साथ करके क्या किया, दोनों को बाइनरी सिस्टम के अंदर चेंज किया। बाइनरी जो प्रणाली है 0 और 1 वाली, उसके अंदर एक साथ संग्रहित किया था डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को। किसने, जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। सवाल बनता है सीधा सीधा सा, इंपॉर्टेंट है, कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एक साथ बाइनरी सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना या फिर स्टोर करने का श्रेय किसको जाता है संसार के अंदर, वॉन न्यूमैन को ही जाता है। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है, किसको जाता है, वॉन न्यूमैन को जाता है। ठीक है,
चलें आगे। इसके बाद आया दोस्तों जो नॉर्मली यूज़ हुआ कंप्यूटर, जो नॉर्मल आमतौर पर जो प्रयोग होने लगा कंप्यूटर, उसके लिए हमारे पास आया था दोस्तों यूनिवैक। क्या आया था? यूनिवैक आया था, जिसको हम जानते हैं यूनिवर्सल कंप्यूटर के नाम से। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNI से बनता है यूनिवर्सल, A से बनता है ऑटोमेटिक और C से बनता है कंप्यूटर। आमतौर पर यूज होने वाला जो कंप्यूटर था वो हमारे पास आया यूनिवैक, यानी कि यूनिवर्सल कंप्यूटर आया। ठीक है, इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, GEC ने इसको बनाया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने किसको बनाया था? यूनिवैक यानी कि यूनिवर्सल कंप्यूटर को बनाया था GEC, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने बनाया था। और कब बनाया था ये भी याद रख लेना, 1954 में बनाया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, यूनिवैक की फुल फॉर्म पूछ लेंगे या फिर पूछेंगे यूनिवैक किसने बनाया था, तो जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन वालों ने बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास टाइम आता है दोस्तों 1970 के आसपास का समय आता है, 1970 के आसपास का समय आता है, जहां पर हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ हमारा माइक्रो प्रोसेसर। क्या इंट्रोड्यूस हुआ? हमारा माइक्रो प्रोसेसर, जिसको आप CPU के नाम से जानते हैं, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, जिसको हम कंप्यूटर के दिमाग के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर्स ब्रेन के नाम से जानते हैं, जिसको हम प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ये इंट्रोड्यूस हुआ 1970 में और पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया, इंटेल 4004। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 इंटेल 4004, जिसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, अलग अलग तरीके से भी इसको हम जानते हैं, लेकिन काम जो है वो इसका सेम है। काम इसका प्रोसेसिंग करने का ही होता है। जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इसको प्रोसेस करके ये हमें क्या दे देता है? आउटपुट दे देता है। ये था दोस्तों हमारे कंप्यूटर का इवोल्यूशन, कंप्यूटर का विकास। कहाँ से शुरू हुआ और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आई, हर एक चीज़ हमने देखी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इससे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो हमारा होता है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। हम पढ़ते हैं, पीढ़ियाँ हम पढ़ते हैं, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन्स, उसके बाद कंप्यूटर के टाइप्स, कंप्यूटर कितने कितने प्रकार का होता है, काम करने के आधार पर कंप्यूटर को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, साइज़ के आधार पर कंप्यूटर को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ कैसे आया है, ये अगला हमारा टॉपिक बनता है। तो आज के इस टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं। हार्डवेयर के आधार पर पहली पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी तक, काम करने के आधार पर आप लोग एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ते हैं। साइज़ के आधार पर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जब हम कैटेगराइज करने पर आते हैं, बांटने पर आते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। तो जनरेशन्स में क्या क्या हुआ, मिनी कंप्यूटर क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी नेक्स्ट क्लास में आती हैं। क्या आती हैं? नेक्स्ट क्लास में आती हैं। अगर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँ, अब कुछ लास्ट के क्वेश्चंस आप लोगों से अगर मैं पूछना चाहूँ तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार का पहला गणक यंत्र। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? बताओ भाई। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बिना ऑप्शन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की आदत डाल लीजिए। संसार का पहला गणक डिवाइस कौन सा है, कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? फटाफट से बता दीजिए,
फटाफट बताइए जी क्या आंसर आएगा। संसार का पहला गणक, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा एबेकस। क्या हो जाएगा? एबेकस। दूसरा क्वेश्चन है, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट या अवधारणा कौन लेकर आया? बताइए कमेंट करके आंसर। ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधा आंसर आप लोगों को करना है। स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया? और मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम जिसने ढंग से समझा होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? तो स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था दोस्तों? जॉन वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आए थे। इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। पहला कंप्यूटर कौन सा था, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, संसार की पहली प्रोग्रामर कौन है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो लास्ट में एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं मैं कि कंप्यूटर स्पेशल बैच आपका KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। कंप्यूटर स्पेशल बैच 298 रुपीज़, जिसके अंदर आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगी। चैप्टर वाइज आपको थ्योरी मिलेगी, चैप्टर वाइज जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपके MCQs मिलेंगे। हरियाणा, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग स्पेशल, चंडीगढ़, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको हर चीज़ में हेल्प करेगा। कंप्लीटली NCERT बेस्ड रहेगा, हम किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन से जुड़े हुए तथ्य नहीं पढ़ेंगे, कंप्लीटली NCERT बेस्ड चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। और आज, कल मंडे था, आज ट्यूसडे है और कल वेंसडे 12 बजे तक ही ये ऑफर सीमित है 298 का। उसके बाद जो बैच का प्राइस है वो 498 रुपये हो जाएगा और उसके बाद आपको 498 में ख़रीदना पड़ेगा। तो बेहतर है आप लोग पहले ही इसको बाय कर लीजिए और प्रॉपर तरीके से अपनी क्लासेस लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लगातार क्लास लगाइएगा, गैप मत दीजिएगा, क्योंकि एक बार गैप हो जाएगा, वीडियोस इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर उसमें आप लोग बाद में दिक्कत आएगी आप लोगों को। अगस्त के महीने में कंफर्म हो चुका है आपका एग्ज़ाम, लगभग अगस्त महीने के अंदर हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा या अगस्त में हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, ठीक है। अब हम कल मिलेंगे, कंप्यूटर की जनरेशन्स और कंप्यूटर के टाइप्स का टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते।